Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do the topic stages in couple counseling. This topic is from Unit 2, Block 3, MPCE 023, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. Let us start with the topic. स्टेजेस जो कपल काउंसलिंग में होती हैं, ये 3 स्टेजेस में हम कपल काउंसलिंग करते हैं. फर्स्ट इज स्टेज 1 एक्सप्लोरेशन, स्टेज 2 अंडरस्टैंडिंग, स्टेज 3 एक्शन. सो सबसे पहला जो स्टेज है एक्सप्लोरेशन, इसमें हमें जो मेजर चीज़ ध्यान रखनी है किसी भी काउंसलर को, वो ये कि हमें जजमेंटल नहीं होना है, हमको एम्पैथेटिक रहना है, आपको ऐसा फील करवाना है क्लाइंट से, क्लाइंट को, कि आप उसके दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जैसे कि आप उस सिचुएशन में हो चुके हैं, आपको पता है उसमें क्या होता है. एंड एक्टिव लिसनिंग मतलब कि आप उनकी बात बहुत गौर से सुनेंगे, और जो भी बोल रहे हैं उसको समझेंगे भी साथ साथ. अच्छा, इसको आगे समझाने से पहले मैं ये बता दूं, ये पिंक से जहाँ जहाँ हाईलाइट दिखता है आपको मेरे वीडियो में, आप समझ जाइए वो एग्ज़ाम में आ चुका है टॉपिक, एंड आगे भी प्रोबेबिलिटी है आने की. ना, अब सबसे पहले जब क्लाइंट आता है आपसे सर्विस लेने के लिए, आपसे काउंसलिंग के लिए, तो आपको उनको ये चीज़ पक्का बतानी है कि ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, जो भी वो आपको बताएंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, और किन सिचुएशन में आप इसको डिस्क्लोज़ करेंगे, आप किन सिचुएशंस में आपको बताना पड़ेगा किसी को, एंड कब उनको रेफरल आप देंगे, किसी रेफरल मतलब किसी और स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे, ये चीज़ें आपको पहले ही क्लैरिफाई करना है. और जब ये चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए, तब आपको इनका इन्फॉर्मेशन लेना है. इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होता है. इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट मतलब आप क्लाइंट को ये सारी चीज़ें बताते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, रेफरल कब देंगे आप, रेफरल की ज़रूरत कब पड़ती है, एंड देन क्या किन सिचुएशंस में आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, और वो तैयार हैं हमसे काउंसलिंग लेने के लिए. ये इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट में भी यही लिखा जाता है कि वो हमसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं विलिंगली, आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दी थिंग्स जो इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अदर थिंग्स. वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं. तो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उनको इन्फॉर्म करते हुए, उनको पूरी डिटेल बता के, एंड व्हेन दे एग्री देन वी गेट देयर कॉन्ट्रैक्ट, देयर सिग्नेचर. एंड देन इनटेक प्रोसीजर होता है. इनटेक प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, नेम, एज, एजुकेशन, एनुअल इनकम, बैकग्राउंड, फैमिली में कौन कौन है, वो सारा कुछ, एंड उनकी प्रॉब्लम की ब्रीफ समरी भी लिखते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. कभी कभी क्या होता है, जब हम काउंसलर एज अ काउंसलर क्लाइंट को देख रहे होते हैं, तो क्लाइंट्स में कुछ ऐसे सिम्टम्स विजिबल होते हैं जिससे हम बिल्कुल क्लियर कट कह सकते हैं कि इनकी वो प्रॉब्लम है जहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी. और जब आपको ऐसा हो लगता है उनसे बातचीत करने पर, उनकी प्रॉब्लम जानने के बाद, कि इनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी या और डिटेल्ड थेरेपी की ज़रूरत है, तो आप उनका रेफरल बना सकते हैं असेसमेंट करने के बाद, एंड इनको दूसरे स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं. उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, ये क्लाइंट ऐसा है जिसको मैं हैंडल कर सकती हूँ, और इसकी जो प्रॉब्लम है वो मुझसे हैंडल हो जाएगी, तो आप अपने पास ही उनकी काउंसलिंग करते हैं. जब आपको लगता है कि कोई ऐसी डिस्टरबेंस या कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है उनकी सिम्टम्स में, तब आप काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. सो जब पहला असेसमेंट प्रोसेस तो हो चुका, आपने इनटेक ले लिया एंड उनकी डिटेल, अब धीरे धीरे आप और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं इनिशियल एक्सप्लोरेशन के बाद, कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी, बिल्कुल इन डेप्थ जानते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना शुरू करते हैं. और एक कोशिश हमें ये भी करनी होती है कि हमारी क्लाइंट के साथ एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बन जाए जब हम ये करते हैं. एंड हम उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, उनकी रियलिटी में किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम पूछते हैं. इस प्रोसेस में हमें ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो स्किल्स हैं उसको आप अच्छे से यूज़ करें, सो दैट क्लाइंट आप पे 100% ट्रस्ट करना शुरू कर दे, आप पे बिलीव करना शुरू कर दे. तो वो कब होता है, जब आप एम्पैथेटिक रहते हैं एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड उनको देते रहते हैं,
तब आपकी ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ये जो टिपिकल टाइम होता है 2 से लेके 6 सेशंस तक होता है। इन्होंने 2 से 6 वीक लिखा है, और ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम वंस इन अ वीक सेशंस लेते हैं किसी भी क्लाइंट का। ये एक रूल है कि हफ्ते में एक बार लेना है, अनलेस यू थिंक कि इसको और ज़्यादा सेशंस की ज़रूरत है विद इन अ वीक। अदरवाइज़ एक रेगुलर वे में हम वंस इन अ वीक ही रखते हैं सेशंस को। सो इसीलिए इन्होंने बोला 2 से लेके 6 वीक के अंदर हो जाता है। दैट मीन्स 2 से लेके 6 सिटिंग के अंदर आपकी बॉन्डिंग बन जाती है क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट आपको समझना शुरू हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का क्लाइंट आपके पास आया है। नाउ ये स्टेजेस जो एक एक्सप्लोरेशन का अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो स्टेप वाइज भी इन्होंने दिया है। जैसे कि इनटेक एंड असेसमेंट, आप पूरा इन्फॉर्मेशन उनकी लेते हो, उसको असेस करते हो। जनरल असेसमेंट भी होता है, डिटेल्ड में भी कुछ चीज़ें जो आपको लगती है इंपॉर्टेंट है वो भी लेते हैं। इनिशियल एक्सप्लोरेशन उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ थेरेपेटिक अलायंस, यानी कि एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं क्लाइंट के साथ। ऑनगोइंग एग्जामिनेशन ऑफ प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम अभी है उसकी प्रेजेंट में, उसको आप अच्छे से एग्जामिन करते हैं। एंड देन कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर फर्दर वर्क, जब आपको लगता है कि ये सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं इस क्लाइंट की, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उसके साथ। देन डिटेल्स ऑफ द एक्सप्लोरेशन स्टेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग। आप जब एक्सप्लोरेशन स्टेज में जो चीज़ें लिखते हैं उसमें क्या क्या लिखते हैं? स्पेसिफाइंग और क्रिस्टलाइंग द हेल्प द क्लाइंट वॉन्ट विद दिस प्रॉब्लम, क्लाइंट को आपसे क्या हेल्प चाहिए वो आप मेंशन करते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट हैज़ परसिस्टेड, उसको जो प्रॉब्लम है वो कितने टाइम से उसके साथ है, ये प्रॉब्लम कितने टाइम से फेस कर रहा है। देन प्रेसिपिटेटिंग एंड एग्रेवेटिंग फैक्टर्स दैट परपेचुएट द प्रॉब्लम, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम है उसको इनिशिएट करने वाले कौन से फैक्टर्स है, किस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में हो जाती हैं चीज़ें, वो आप पता लगाएंगे। एंड देन करंट मेजर लाइफ इश्यूज़, अभी लाइफ में क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको, वो हम नोट डाउन करते हैं। देन हाउ द पार्टनर्स इंटरेक्ट टुगेदर, पार्टनर्स, क्योंकि कपल काउंसलिंग की बात हो रही है तो कपल आपस में कैसे बातचीत करते हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है बात करने का, लैंग्वेज किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, वो आपको ध्यान देना है। देन कपल सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उनका किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनका कल्चर किस तरह का है, मेल डोमिनेटिंग है या इक्वली बिहेव करने का है। देन हर एक पार्टनर का फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है वो भी हमें पता लगाना है, अभी कैसी है और पास्ट में कैसी थी वो पता लगाना है। एंड देन पार्टनर की फैमिली एक्सपीरियंसेस, उनके फैमिली एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं साथ में। लीगल प्रोसीडिंग तो नहीं है, कोई कोई कानून तो उनके ऊपर कुछ लॉ का रिलेटेड कुछ इशू तो नहीं चल रहा है, या कानूनी कुछ कार्रवाई तो नहीं चल रही है वो। एंड देन उनकी और किसी से भी क्या वो हेल्प ले रहे हैं, किसी एजेंसी से या कोई हेल्पर है। एंड देन सिग्निफिकेंट इंटरेक्शंस कंसर्निंग द कपल दैट आर नॉट अपेरेंट, क्या उनके बीच में ऐसा कोई इंटरेक्शन है जो दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है, जो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। देन किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है इनकी रिलेशनशिप पे, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मदर इन लॉ का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट इन लॉ का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, वो सारी चीज़ें। जब आपने ये सारी चीज़ें ले ली, उन लोगों से इन्फॉर्मेशन ले ली, नाउ सेकंड स्टेज आता है अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर स्ट्रगल्स जो कपल फेस कर रहे होते हैं या कोई पैटर्न है जो उनके बीच में हमेशा चलता आ रहा है, वो आपको देखना है उनकी रिलेशनशिप में, और उनसे पूछना है क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो वो फेस कर रहे हैं। एंड और जो जब उन्होंने फेस किया तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह का उनका माहौल हो जाता है, किस तरह का वो आपस में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जो रिलेशनशिप्स हैं किसी भी तरीके की है, उनका जो पैटर्न होता है, किसी तरह का जो भी पैटर्न वो शो करते हैं किसी रिलेशनशिप में, वो हमें बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं उनके बारे में। जैसे कि उनकी वो कॉन्शियस चॉइस है या वो अनकॉन्शियसली ये काम कर रहे हैं, क्या उनके प्रीवियस जो रिलेशनशिप्स थी उसमें भी उन्होंने सेम पैटर्न में काम किया था, उनका एटीट्यूड, फीलिंग और बिहेवियर क्या वैसे ही थी प्रीवियस रिलेशनशिप्स में भी जो अभी है, और उनको पता ही नहीं है, दे आर नॉट अवेयर कि उन्होंने ऐसा कुछ करते हैं वो जिस वजह से उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। एंड देन उनका बिहेवियर किस तरह का है, एक होता है एक्सेप्टेबल है कि अनएक्सेप्टेबल है, रोल जो वो प्ले करते हैं वो प्रॉपर रोल प्ले कर रहे हैं कि इम्प्रॉपर रोल प्ले कर रहे हैं, जो उनके इमोशंस है वो वेलकम्ड हैं या वो अवॉइडिंग सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, कभी कभी ना ये अनकॉन्शियस लेवल पे इंसान करता है और उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो ऐसा कर रहा है। आप कोई बिहेवियर शो करते हैं एंड आपको एहसास भी नहीं होता कि वो बिहेवियर सामने वाले को हर्ट कर रहा है,
अनलेस कोई आपको टोके या कोई ऐसा इंसान जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं वो आपको आके बताए कि ये बिहेवियर ऐसा है, दिस इज़ वेरी वेरी बॉदरिंग, सो आपको इस पे काम करना है, तो आप करना शुरू करते हैं। जब तक आपको पता नहीं होता तब तक आप करते रहते हो वो चीज़, है ना। सो सेम इज़ विद इमोशंस, हम किस तरह से इमोशनली किसी को हैंडल कर रहे हैं एंड वो सामने वाला उसको किस तरह से ले रहा है वो भी मैटर करता है। देन रोल, आपका जो रोल है किसी रिलेशनशिप में, क्या वो प्रॉपर रोल है। लाइक पेरेंटिंग में भी बात करें तो जो पेरेंट्स हैं जनरली अनअवेयर होते हैं इस बारे में कि वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, एंड अनकॉन्शियसली वो कुछ करते हैं अनलेस कोई पॉइंट आउट नहीं करता उस चीज़ को। सो ऐसे ही रिलेशनशिप में भी होता है कि आपका बिहेवियर किस तरह का है, तो वो अनकॉन्शियस लेवल पे जब हो रहा है तो ये काउंसलर का रोल होता है कि वो ढूंढ के बताए कि भाई ये चीज़ है जो आप गड़बड़ करते हो। ऐसे ही एक ट्रांसपेरेंस का प्रोसेस होता है जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं, जिसमें जो हमारा क्लाइंट होता है वो पास्ट की किसी फिगर से जिससे उसको कोई इश्यूज़ थे उसका रिफ्लेक्शन काउंसलर में देखना शुरू कर देता है। उसको वही पर्सन समझने लगता है अनकॉन्शियसली, एंड वो जितने भी फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड हर्ट होता है वो काउंसलर के ऊपर निकाल देता है, जिससे वो रिलीफ फील करने लगता है, रिलीव्ड हो जाता है उन इमोशन से, एंड देन वो रियलाइज़ करता है कॉन्शियस, जब उसके अनकॉन्शियस चीज़ कॉन्शियस कॉन्साइंस में आ जाती है, वो कॉन्शियस हो जाता है उस चीज़ को लेकर, समझ जाता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है, ऐसा मैंने बिहेव कर दिया काउंसलर के साथ, एंड काउंसलर फिर उसको हेल्प करता है समझने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके क्या चीज़ थी जो उसके अंदर दबी हुई थी, जो उसको परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी रिलेशनशिप ख़राब हो रही थी। तो काउंसलर इस चीज़ में उसकी हेल्प करता है जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है काउंसलर को। सो पुरानी मेमोरीज जो उसके अनकॉन्शियस में दबी हुई है वो हम ट्रांसपेरेंस से निकाल देते हैं। सो थेरेपिस्ट जो है वो इसमें बहुत हेल्प कर सकता है काउंसलर की, सॉरी क्लाइंट की, जिसमें क्लाइंट अपने सप्रेस्ड फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देता है बिना रोके अपने आप को। सो ये इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंस। सो इसके अनकॉन्शियस में जो भी चीज़ें दबी होंगी वो बाहर आ जाएगी, और जो भी वो फीलिंग और इमोशंस होंगे पास्ट के वो काउंसलर फिर उसको एड्रेस कर सकता है जब काउंसलर को ये चीज़ें पता चलेंगी। सो जब जब भी क्लाइंट इन चीज़ों के लिए अवेयर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर को समझ सकता है, एंड क्या कारण थे कि वो इस तरह का बिहेव करता था वो भी जान पाता है और उस पर काम कर पाता है। सो काउंसलर उन थॉट्स एंड फीलिंग्स को फिर जैसे मैंने बताया एक्सप्लेन कर देते हैं, और न्यू रिलेशनशिप्स जब उसकी बनती हैं तो वो उस चीज़ के लिए अवेयर होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पहले तो उसको पता नहीं था लेकिन अब जब उसको पता चल गया तो वो काम करेगा उसके ऊपर। सो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि कोई बचपन में बुली बुली होती थी उसकी, उसको बुली किया जाता था। अब वो जब भी नए लोगों से इंटरेक्ट करता है तो उसको डर रहता है कि कहीं ये मुझे बुली ना करे, कोई इवन कोई ऐसे सीधा साधा बंदा है उससे भी वो डरता है। लेकिन जब वो देखता है रियलाइज़ करता है कि सामने वाला तो मुझे बुली नहीं कर रहा, तो वो जो डर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। सो ऐसे ही कभी कभी किसी रिलेशनशिप्स में जब पार्टनर्स इंटरेक्ट नहीं करते, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती हैं। और ये पैटर्न कब ब्रेक होता है, और ये क्यों करस्पॉन्डेंस नहीं होता है इनके बीच में, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट होता है। तो जब न्यू रिलेशनशिप बनती है एंड जब वो बात करना शुरू करते हैं पास्ट रिलेशनशिप के पैटर्न को ब्रेक करके, तो जब उनका न्यू एक एड्रेस होती है चीज़ की, नहीं मैं भी बात कर सकता हूँ बिना ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बात ना करूँ, लाइक प्रीवियसली जो जैसे भी उसके थे उसके आगे उसका उल्टा जब वो करता है तो भी उसका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है। सो काउंसलर जो है वो ये भी चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ऐसे सिमिलर कौन से रिएक्शंस हैं जो हमेशा क्लाइंट दे रहा है, और कहीं वो इसीलिए तो नहीं दे रहा कि काउंसलर ने बोला है। काउंसलर की ने जो बिहेवियर और थिंकिंग बोली थी उसको ज़बरदस्ती पुश तो नहीं कर रहा अपने ऊपर, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। एंड जो हमने उसको बिहेवियर चेंज के लिए बोला है अगर वो अडेप्ट कर लेता है, सो ऑब्वियसली उसके रिलेशनशिप्स में चेंज आएगा। लेकिन ये भी आपको श्योर होना चाहिए कि उसको प्रेशर तो नहीं फील हो रहा इस चीज़ का, इस पे आपको ध्यान देना है। एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं काउंटर ट्रांसफरेंस। काउंटर ट्रांसफरेंस होता है जब काउंसलर क्लाइंट के ट्रांसफरेंस की वजह से, जैसे क्लाइंट ट्रांसफरेंस की वजह से मतलब जब क्लाइंट अपनी कोई पास्ट फीलिंग को काउंसलर के ऊपर निकालता है,
तो काउंसलर किस तरह से रिएक्ट करता है? जब काउंसलर रिएक्ट कर देता है उसके ऊपर, उसको हम काउंटर ट्रांसफरेंस कहते हैं। तो समटाइम्स तो काउंसलर जानबूझ के करता है सो दैट उसको हील कर सके, उसको समझा सके चीज़ें, एंड कभी कभी काउंसलर गलती से कर देता है। तो काउंसलर को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो कॉन्शियसली हो रही हैं चीज़ें या अनकॉन्शियसली हो रही हैं। नाउ कमिंग टू स्टेज 3, एक्शन। फॉर बहुत सारे जो क्लाइंट होते हैं उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो पता होता है, उनको पता होता है कि ये प्रॉब्लम है और अगर वो मॉडिफाई करेंगे अपने बिहेवियर को तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको उस प्रोसेस में डालना पड़ता है, वो एकदम से आते नहीं हैं। तब हमें ये एक्शन वाली स्टेज पे जाना पड़ता है उन क्लाइंट्स के लिए जो अपने आप से अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाते। सो पहली चीज़ जो काउंसलर करता है वो ये कि उसको अंडरस्टैंड कराता है क्लाइंट को कि आपको एक्शन करना पड़ेगा अपने बिहेवियर चेंज के लिए, और जो क्लाइंट है वो धीरे धीरे अपनी रिलेशनशिप में नई जो चीज़ उसने सीखी होती है वो इम्प्लीमेंट करता है। सो बाकी भी एक्शंस जो हम न्यू तरीके से उसको सिखा सकते हैं, वो एक्टिव इंटरवेंशन से सिखा सकते हैं। मतलब हम एनकरेज कर सकते हैं क्लाइंट को कि वो अपने एजम्पशंस पे काम करे, और एजम्पशंस को जब चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर चेंज होगा। हर चीज़ को उस तरीके से ना देखे जैसे वो पहले से देखता आता था। अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करें नए तरीके से बिहेव करने के लिए। उन प्रेजेंट सिचुएशन को ढंग से समझे और देखे। नाउ इसमें 3 तरह से हम एक्शन करते हैं। 3 टेक्निक्स आर यूज्ड इन कपल काउंसलिंग। वन इज़ कम्युनिकेशन, सेकंड इज़ जीनोग्राम एंड थर्ड इज़ स्कल्प्टिंग। सो फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी-कभी क्या होता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई होती है कपल्स के बीच में कि ये पार्टनर्स ना एक-दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। ये एक-दूसरे से के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं रहता, बात ही नहीं होती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक नया पैटर्न क्रिएट करना है उनको कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए। उनको पार्टनर्स को एक एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करानी है अपने सामने, एंड देन बाद में वो एनकरेज करना है कि वो एक्टिव कम्युनिकेशन करते रहें इफ़ेक्टिवली। सो कहाँ प्रॉब्लम आती है, ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से इनमें डिस्टेंस आ गया है, उसको हम सॉर्ट करवाते हैं सो दैट ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंसिंग हो रही थी रिलेशनशिप में वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। तो हमें क्या देखना है कि ये फिर से उन एक्टिविटीज़ में एंगेज हों जिन जो दे लाइक डूइंग टुगेदर। इनको हमें बताना है कि हाँ, एग्जामिन करना है अपनी एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से इनमें डिस्टर्बेंस आया, इनकी रिलेशनशिप पे डिस्टर्बेंस आया। सो ये कभी-कभी अनकॉन्शियस वजह से भी आता है, जब वो खुद ही उन्हें पता नहीं होता कि हम ऐसा क्या बोलते हैं जिसकी वजह से हो जाता है। सो पहले से उनके दिमाग में जो बात बैठी होती है उसको लेकर वो कुछ बोल देते हैं। तो उसको जो अनकॉन्शियस में चीज़ें हैं उनको हमें रिवील करना है, उनको समझाना है, एंड देन उनके बिहेवियर में चेंज लाना है। सो एक्टिव इंटरेक्शन जब होगा पार्टनर के बीच में तो हम ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ जीनोग्राम। जीनोग्राम एक तरह का डायग्राम होता है जो फैमिली ट्री की तरह होता है। उसमें हम पूरे फैमिली के पूरा ही फैमिली में कौन-कौन मेंबर्स हैं उसके बारे में मेंशन करवाते हैं, उनसे डायग्राम बना के पेरेंट्स एज़ अ कपल एंड देन उनके सिबलिंग्स, देन उनके बीच में प्रीवियस रिलेशनशिप कैसी थी कपल्स के बीच में एंड उनके बच्चों के बीच में। तो सब सारे सिग्निफिकेंट जो इवेंट इन सबके बीच में हैं, सारे रिश्तेदारों के बीच में, और जो-जो इंटरैक्शन इनके बीच में होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम इनको एक्सप्लोर कराते हैं पूरे जीनोग्राम को। किसका किसके साथ कैसा रिलेशन है, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसे इवेंट्स जिसमें इन्होंने एन्जॉय किया है। तो वो सारी चीज़ें जब हम एक्सप्लोर कराते हैं तो कुछ डिस्टर्बिंग इवेंट्स भी सामने आते हैं जिसकी वजह से इनके बीच में भी क्लैशेज़ होते हैं। तो हम उसमें उनके एटीट्यूड, उनके बिलीफ और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बर्थ से उनकी जो बिलीफ सिस्टम बना है वो कारण हो सकता है उनके इस तरह के बिहेवियर को, एंड विच हैज़ इन्फ्लुएंस देयर अंडरस्टैंडिंग, है ना। सो एट प्रेजेंट तो अभी की सिचुएशन में वो उस पर्टिकुलर बिलीफ और एजम्पशन को लेकर चलते हैं और अपना एटीट्यूड वैसा कर लेते हैं कि उनको अभी की सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही है, एंड वो
कॉन्शियसली नहीं होता, उनको पता नहीं होता एक्चुअली। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उनको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है कि हम इस वजह से ऐसी हरकतें करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग जो है, स्कल्पटिंग में हम देखेंगे कि ये भी जीनोग्राम का एक डेवलप्ड पार्ट है, जिसमें अब हम इसको विजुअली क्रिएट करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जीनोग्राम का। तो इसमें हम सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जीनोग्राम में, मतलब फैमिली, पार्टनर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उन सबको कॉइन्स, बटन्स या कुछ इस तरह की जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनसे हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। एंड देन हर एक इंडिविजुअल के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो इनसे कितना क्लोज है, कितना डिस्टेंस पे है, एंड उसको उसको भी डिपिक्ट करवाते हैं डायग्राम में, स्कल्पटिंग में, कि वो कितनी दूरी पे उसको रखेंगे इस तरह से। एंड फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि कोई क्लोज क्यों है, क्या फैक्टर्स हैं, एंड दूर क्यों है, उसके क्या फैक्टर्स हैं। तो ये विजुअल टूल होता है एक तरह का किसी सिचुएशन को समझने के लिए और उनके एजम्पशंस के बारे में जानने के लिए, जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानते। तो जब बात होती है, कोई इंसिडेंट डिस्कस करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें हम उनसे क्वेश्चनिंग वे में पूछ सकते हैं और उनकी सोच को चेंज कर सकते हैं। इसी में ही एक और टेक्निक है स्कल्पटिंग के बाद, फोर्थ पॉइंट, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जो आजकल बड़ा पॉपुलर है। इसमें 3 ईगो स्टेट माने गए हैं, चाइल्ड, एडल्ट एंड पेरेंट के। सो ईगो स्टेट मॉडल जो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का, इसमें हम ये देखते हैं कि इनकी चाइल्ड जैसी टेंडेंसीज क्या हैं, एडल्ट जैसी कौन सी हैं और पेरेंट जैसी कौन सी है। तो चाइल्ड और पेरेंट का जो रोल है ये लिंक्ड होता है इनके पास्ट से, कि बचपन में इनका पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था, तो वो वैसे ही चाइल्ड पेरेंट का इसका जो टेंडेंसी है वो वैसी रहेगी। एट प्रेजेंट दिस पर्सन इज़ एडल्ट, तो इसको एडल्ट रोल प्ले करना चाहिए टेक्निकली। बट होता क्या है, जब ये कुछ पास्ट की चीज़ें ऐसे इंटरफेयर करती हैं कि वो अपना बचपन और अपना पेरेंट, चाइल्ड पेरेंट जो ईगो स्टेट है वो भी इसके बीच में आ जाता है, और फिर वो उस सिचुएशन में को हैंडल करने में इम्प्रॉपर होता है। तो अब हमें उसको कहाँ पे रखना है, हमें उसको एडल्ट स्टेज में ही रखना है, एडल्ट ईगो स्टेट में। तो वो उसको समझाना पड़ेगा, उसको एनकरेज करना पड़ेगा कि वो अपने एक्शंस और अपनी सिचुएशन को देखे कि कहाँ वो इस ईगो स्टेट में पहुंच जाता है चाइल्ड या पेरेंट के। ना इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन एक्शन, ये लास्ट सेक्शन है आज के वीडियो का। तो पहला है इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन एक्शन में समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि इस पूरे जो सेशन में जो हमारे पास क्लाइंट आया है उसकी थीम क्या है, वो क्या प्रॉब्लम को लेके हमारे पास आया है, क्या कौन से इश्यूज हैं जो उसको ऑकवर्ड या ऑड लगते हैं। हमें क्लाइंट को इसमें एनकरेज करना है कि वो सोचे समझे अपनी सिचुएशन को, और अपने आप को और अपने पार्टनर को चैलेंज करे कि हम इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। और कपल्स से हम ऐसे स्ट्रॉन्ग फैमिली बिलीव्स के बारे में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो हमें लगता है कि वो जो फैमिली बिलीव्स हैं वो इनकी रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम एक्नॉलेज करेंगे क्लाइंट को इस बारे में, तो क्लाइंट उस पे काम करना शुरू करेगा, खुद समझेगा कि क्या सही और क्या गलत हो रहा है। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग अनएक्नॉलेज्ड फीलिंग्स। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काउंसलर को तो समझ आ रही होती है, काउंसलर तो अवेयर होता है, बट क्लाइंट उसको हमेशा डिनायल मोड में रहता है, वो हमेशा मना करता है, नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन जब हम आराम से बैठ के क्लाइंट को पूरी सिचुएशन समझाते हैं, और काउंसलर एज अ जज काम करता है और उसको बताता है कि ये आप कॉन्शियसली करते हो और ये इस वजह से करते हो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में ये है। और जब वो क्लाइंट को ये पूरा रियलाइज़ हो जाती है सिचुएशन कि ये चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि अ, उसने पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी सोच है या ऐसा एजम्पशन है या बिलीफ है, तो वो उस पर काम करना शुरू कर देता है, उसको इंसाइट मिल जाती है उस बारे में। पॉइंटिंग आउट द डिस्क्रिपेंसीज, मतलब अब डिस्क्रिपेंसीज मतलब फ़र्क, डिफरेंसेस जो हमें दिख रहे हैं। जैसे वो बोल कुछ रहा है और नॉन वर्बल लैंग्वेज मतलब बॉडी लैंग्वेज कुछ और है कपल्स में। वो बोल तो रहे हैं वी आर हैप्पी, बट दोनों के चेहरों में हैप्पीनेस दिख ही नहीं रही। तो बोलना कुछ और दिखना कुछ और, ये डिस्क्रिपेंसीज में आता है।
सो हमें इस पे पॉइंट आउट करना है एंड दोनों पार्टनर्स को इस बारे में अवेयर कराना है कि किस तरह से उनको बिहेव करना है, सो दैट वो रियलिटी रिफ्लेक्ट करे, नॉट फेकिंग। सो क्लाइंट में भी कभी कभी ऐसे, जैसे मैंने वो एक बता ही दिया हैप्पीनेस को, तो आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन वट एवर इज़ रिटन इन द बुक। इसमें इन्होंने बोला है कि अगर एंग्री और वो हंस के बोल रहा है मैं एंग्री हूँ, तो डिस्क्रिपेंसी दिख रही है, वो बोल रहे हैं, उनकी टोन कैसी है, इन चीज़ों से पता चल जाता है। एंड देन चैलेंजिंग क्लाइंट्स फॉर एक्शन। अब जब क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता है और आप जब क्लाइंट को चैलेंज करते हो कि नाउ यू नीड टू वर्क अपॉन व्हाट आर द डिस्क्रिपेंसीज in your thoughts, actions and beliefs and feelings. So जब आप चैलेंज करेंगे और उनका एम यही है कि दे हैव टू वर्क अपॉन these discrepancies, तो ट्रस्ट की वजह से क्लाइंट काम करते हैं। कोई भी, चाहे आप इंडिविजुअल काउंसलिंग में देखें चाहे आप कपल काउंसलिंग में देखें, उनका बिहेवियर में चेंज आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो जब समझ जाते हैं कि ये डिस्क्रिपेंसीज यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, तो वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं हर एक जगह पे कि कहाँ कहाँ वो गड़बड़ हो रही है, एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट स्टेजेस इन कपल काउंसलिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड एक बार सेल्फ रीडिंग ज़रूर करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको कुछ भी इशू लगता है तो यू मे कॉमेंट बिलो द वीडियो, and do not forget to subscribe, like and share the video with rest of the students. Also you can take the membership to have whole of the syllabus. Thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.